महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्ति को लेकर लगातार आंदोलन तेज हो रहा है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीएसपी के कद्दावर नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामजी गौतम ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा है कि आखिर बीटी एक्ट 1949 के तहत हिंदुओं, खासकर सवर्ण हिंदुओं को क्यों जगह दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि महाबोधि बुद्ध विहार में कुर्मी, कुशवाहा, यादव, जो एससी, एसटी, ओबीसी या किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर नहीं हैं, बल्कि सवर्ण हिंदू हैं जिनका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है, धम्म से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, भारत सरकार दो कोशिश करे। एक तो वक्फ बोर्ड में वो अपने लोगों को डालने, जैसे वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर अभी मुस्लिम समाज के लोग हैं, जैसे सिख धर्म में तमाम जो गुरुद्वारे हैं वहाँ सिख समाज, सिख धर्म के अनुयायी हैं, उसी तरह से इस्लाम मानने वाले लोग हैं वक्फ बोर्ड में हैं या मस्जिदों में हैं। उसी तरह से सोचिए, हिंदू धर्म में हिंदू जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ एससी, एसटी, ओबीसी या किसान जाति के हिंदू नहीं हैं। तो सवाल है कि महाबोधि बुद्ध विहार में सवर्ण हिंदू क्यों है? अगर हिंदू ही रखना है तो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, गैर सवर्ण हिंदू क्यों नहीं है? ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से संसद में सवाल उठाया था कि अगर कुंभ के आयोजन के लिए सरकार पैसा दे रही है तो बाकी धर्म के अनुयायियों के लिए सरकार ये सुविधा क्यों नहीं दे रही है। इसी बीच ओबीसी की जातियां, कुर्मी समाज से एक बड़ी खबर है। दिल्ली में 4 दिनों की बड़ी बैठक हुई है जिसमें गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, देश भर के कुर्मी समाज का जुटान हुआ और उन्होंने एक बार फिर से तय किया है कि वो अब अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि जो बुद्ध के विचार हैं, जिसमें दया है, मैत्री है, करुणा है, इसको लेकर ऐसे नए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए जो अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर हो। मैं आपको बता दूं कि साहू जी महाराज, जो खुद भी जिन्होंने रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया, रिजर्वेशन लागू किया था अपने राज्य में, आप सब जानते हैं कि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी जातिगत भेदभाव हुआ था। आज आपको संभाजी महाराज पर फिल्में दिखाई जा रही, लेकिन दुनिया को पता है कि जब संभाजी महाराज की सत्ता छीनी मुगलों ने तो वो सत्ता पेशवाओं के पास कैसे आई थी और पेशवाओं के खिलाफ किस तरह से भीमा कोरेगांव में युद्ध हुआ। तो ये सब खबर है। और सासाराम में हजारों की संख्या में लोग धम्म ग्रहण कर रहे हैं। वहीं झांसी में भंते सुमित रतन के नेतृत्व में बड़ा धम्म का आयोजन हुआ है। अंबेडकर नगर में बड़ा आयोजन हुआ है। तो बुद्धिज्म का मामला देश भर में बढ़ता जा रहा है। सोचिए, जिस तरह से बाबा साहब ने 1956 में धम्म की दीक्षा ली और उनका सपना था कि सम्राट अशोक का धम्म, जो भारत का मूल धम्म है, जो भारत का मूल विचार है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, और उन्होंने संविधान में इसको समाहित भी किया है। आप देखेंगे अशोक स्तंभ हो, ये सब बुद्ध धम्म से लिया गया है। तो धीरे धीरे ही सही भारत में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, धम्म के प्रति लोगों में चेतना बढ़ रही है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भारत जब बुद्धमय भारत था तब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, तब जात पात नहीं था, तब भेदभाव नहीं था। भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। विश्व में भारत महागुरु का दर्जा था, विश्व गुरु था, और बुद्ध ही विश्व गुरु के थे। आज भी दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर बुद्ध जो हैं वो विख्यात हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बुद्धिज्म को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। तो सोचिए, ये पहला ट्वीट है। दुनिया के तमाम देशों में भंते और बुद्ध अनुयायी बीटी एक्ट 1949 को बदलकर बोध गया टेम्पल बौद्धों को दिया जाए, इनकी मांग सही है। देश के संविधान के 1949 के कानून की क्या जरूरत है? जिस तरह अन्य धार्मिक मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों में बौद्ध या अन्य कोई धर्म का व्यक्ति मेंबर नहीं होता है। ये बड़ा सवाल एक संवैधानिक पद पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने उठाया है। वहीं क्या भंते हर्ष बोधि को आरएसएस ने आगे किया है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को रोकने के लिए? आंदोलन को चरम सीमा पर ही ऐसे लोग कैसे आते हैं? मोदी, गडकरी, फडणवीस जिनके प्रिय हैं, वे समाज को क्या सलाह देंगे? चाहे जितनी रुकावटें आ जाए, महाबोधि महाविहार मुक्त होकर ही रहेगा। डॉक्टर विलास खरात ने ये ट्वीट किया है। आज एक और बड़ा ट्वीट है। तो बोध गया टेम्पल कमेटी में बौद्धों के अलावा अन्य कोई मेंबर कैसे हो सकता है? ये बड़ा सवाल उठाया। आपको बता दें कि बोध गया टेम्पल में 9 लोगों की कमेटी है, जिसमें 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 गैर बुद्धिस्ट हैं, जिसमें ज़्यादातर सवर्ण हिंदू हैं। सवर्ण हिंदू, मैं बार बार कह रहा हूँ,
उसमें SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक नहीं है। इसी का विरोध हो रहा है, जो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और सोचिए, सोशल मीडिया की वजह से रत्नागिरी में बौद्ध स्तूप के सामने यह बौद्ध इमारत भी खड़ी है। यह वज्रयान को समर्पित है। इसमें मंजूश्री की मूर्ति पाई गई थी। मूल रूप से प्राचीन बौद्ध स्तूप अवशेषों के ऊपर बनाया गया था और 97 से 2004 के बीच ASI द्वारा इसे साइट के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया है। तो तमाम लोग अब इसको क्लेम कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जो पूर्व दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जो मिशन जय भीम चलाते हैं, वो लगातार इस मामले पर देश भर में बोल रहे हैं। इसी बीच सोचिए कि OBC की भागीदारी कितनी ज़्यादा है। आज कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म जो टिका हुआ है वो OBC के कंधों पर है। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 66 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान किया है, कुंभ में स्नान किया है। लेकिन सोचिए, एक पटेल समाज की बेटी के साथ मध्य प्रदेश में क्या हुआ। ये कथावाचक थी जबलपुर की, ये गैर ब्राह्मण थी, कुर्मी जाति से थी, पटेल समाज से थी और इनको कथा कहने से रोक दिया गया है। अगर इस महिला ये छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ा तो सोचिए, ये तमाम जो खबरें हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। क्रांति कुमार लिखते हैं, ब्राह्मण नहीं तो कथा नहीं कह सकती, OBC महिला कथावाचक को कथा करने से रोका गया। देविका पटेल कथावाचक है, लेकिन उन्हें यह कहकर कथा करने से रोक दिया गया कि वे ब्राह्मण नहीं हैं। देविका पटेल को कथा करने से रोकने वाला पाकिस्तान, चीन या औरंगजेब नहीं है। इस बात को समझिए, OBC SC ST का बुरा कौन चाहता है। सवाल आपसे है, जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, मुसलमान शासक नहीं थे, जब दिल्ली की सल्तनत नहीं थी, मोहम्मद कासिम, गजनी, घूरी, खिलजी नहीं आए थे, तब भी आपकी सामाजिक हैसियत क्या थी। गुप्त काल के दौरान शुरू जाति वर्ण अव्यवस्था ने सबसे ज़्यादा नुकसान किसका किया है। क्या कथावाचक, बाबा, गुरु या संत बनने का विशेष अधिकार केवल धीरेन्द्र शास्त्री जैसे द्विजों को है। तो सोचिए कि जातिवाद की वजह से किस कदर नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से देश के कई जगहों पर, खासकर राजधानी दिल्ली में, देश भर के कुर्मी समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने धर्म गुरु को प्रशिक्षण शिविर चलाया है। जिस तरह से साहू जी महाराज ने, उसके बाद शिवाजी महाराज ने प्रशिक्षण शिविर चलाया था, तो ये भी हो रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी में खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके साथ जातिवाद हो रहा है। जो वीडियो है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जो हैं वो इस गैर बराबरी के खिलाफ, इस जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इस देश में मुगल दौर में वर्ण कुव्यवस्था लागू हुई जो अंग्रेजों तक चल रहा था। 1950 में बाबा साहब ने संविधान लागू करके खत्म किया। वर्ण कुव्यवस्था क्या था? वो आदमी जैसे जो ब्राह्मण समाज में पैदा होंगे वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, जो क्षत्रिय समाज में पैदा होंगे वो राज करेंगे, जो वैश्य समाज में पैदा होंगे वो व्यापार करेंगे, और बाकी जितनी जातियां हैं, हजारों जातियां जिसको शूद्र और अछूत कहा गया, उनके लिए न तो संपत्ति का अधिकार था, न पढ़ने लिखने का अधिकार था। और ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है। मैं कोई आपको पौराणिक काल में नहीं ले जा रहा हूँ, या जैसे इतिहास की भाषा में अगर आप कहें तो मैं आपको कोई बहुत पीछे नहीं, ये 50 साल पहले तक इस तरह की कुव्यवस्था लागू थी इस देश में, और जिसको ख़त्म करके बाबा साहब ने लंबी लड़ाई लड़ी, संविधान लागू हुआ, और उसके बाद आज एक बेहतर भारत जो बनता हुआ दिख रहा है इस वजह से, क्योंकि आज जाति से ऊपर उठकर हर किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार है। और जिन लोगों के साथ छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ, उनको कुछ प्रिविलेज दिया गया है जिसको आरक्षण कहते हैं। लेकिन आज भी सोचिए, भारत में संविधान को लोग मानने के लिए किस तरह से कतराते हैं। लेकिन देर सवेर ही सही, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है। बाबा साहब ने संविधान लागू करते हुए कहा था कि हम इस देश में संवैधानिक अधिकार लागू कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है और जो सांस्कृतिक स्थिति है, उसमें बड़ा भेदभाव है। और उसी की वजह से जो आज पूरे देश में जो लोग हैं, इस देश के जो मूल निवासी हैं, वो बुद्धमय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्धिज्म का मतलब है भेदभाव न होना, ऊंच नीच न होना, जात पात न होना, सबको बराबर का मौका देना। तो इसको लेकर जैसे जैसे इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, वो धम्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सोचिए किस तरह से इसी वजह से महाबोधि जो बुद्ध विहार है बोधगया में, 4 बड़े स्थल हैं जिसको बुद्धिस्टों ने बहुत ही पवित्र माना है। जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया, जहाँ भगवान बुद्ध ने पहली दीक्षा दी सारनाथ, और जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ
वो है कुशीनगर। तो सोचिए वो पूरा जो पूरा मगध का इलाका है, सम्राट अशोक का दौर का इलाका है, और वहीं से अखंड भारत की भी कल्पना थी, अखंड भारत था। वो कांधार से लेकर आप समझिए अफगानिस्तान तक बुद्धमय भारत था, और तब भारत एक विशाल भारत था। तब ऐसा भारत था जब सिकंदर ने भी सिंधु नदी पार करने की हिम्मत नहीं की और उनकी हार हुई, वो भारत में कभी घुस नहीं पाए, और अंत में सेलुकस जो उसके सेनापति थे उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो भारत का एक विशाल इतिहास रहा है, लेकिन भारत में जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर लोगों को आपस में तोड़ दिया गया। और जब भारत टूटा, जातियों में टूटा, जात पात में बटा, ऊंच नीच में बटा, तभी जाकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया। और वो हमला 1947 तक चला। मुगल आते रहे, डच आते रहे, फ्रेंच आते रहे, अंग्रेज आते रहे, और भारत को छत बिछत करते रहे, क्योंकि यहाँ जातियों में बांट दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से बाबा साहब ने सम्राट अशोक के विचारों को अपने संविधान में समाहित किया, और उन्होंने भारत से जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को खात्मा किया, और उस वजह से फिर से हम एक मजबूत भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो भी व्यवस्था, जो भी विचार आपको ऊंच नीच में बांटे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट रहा हो, वो आपको उससे अलग होना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ, और ये विचार भी बुद्धमय भारत से है, ये विचार भी सम्राट अशोक से है, ये विचार बाबा साहब ने वहाँ से लिया है, और तभी भारत एक मजबूत भारत बन पाएगा। बुद्धमय भारत की एक खास बात है कि उसमें ज्ञान पर बहुत जोर है, तर्क पर बहुत जोर है, और वो पूरी तरह से अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ रही हैं। भारत व्यापार का केंद्र था, भारत जो है वो ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। और जैसे आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में दुनिया भर से लोग पढ़ने जाते हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में दुनिया भर से लोग भारत पढ़ने आते थे। तो उस गौरवमयी भारत को बुद्धमय भारत भी कहते हैं, और उसी को लेकर लगातार अब लोग जो हैं वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे भारत पढ़ता लिखता जाएगा, बुद्धमय भारत की तरफ बढ़ता जाएगा। और इसी कड़ी में जहाँ बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, झांसी में बड़ा आयोजन हुआ है, अम्बेडकर नगर में बड़ा आयोजन हुआ है, सासाराम में लोगों ने धम्म ग्रहण किया है, और महाबोधि बुद्ध विहार में कहा जा रहा है कि अगर वो बुद्धिस्ट महाबोधि बुद्ध विहार है तो फिर वहाँ गैर बुद्धिस्टों की क्या ज़रूरत है। और अगर ऐसी बात है तो क्या ये हर जगह लागू होगा? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अब इसमें लगातार चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्वीट किया है, अब इंजीनियर रामजी गौतम ने भी ट्वीट किया है, जो बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तमाम जो शोषित वंचित समाज के जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बड़े बड़े जो समाज वैज्ञानिक हैं, वो भी अब महाबोधि बुद्ध विहार में बुद्धिस्टों की भागीदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।